हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी केमिस्ट्री मिस्ट्री बाय रुचिका। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर को। और आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है फजान्स रूल। आई होप आप इस टॉपिक को 11th-12th में पढ़ा होगा, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी ऑलरेडी हो चुके होंगे। बट लेकिन अगर एक रेगुलरिटी के बेसिस पे देखा जाए तो मैं इस पर एकदम बेसिक चीज़ें बताऊंगी आपको, जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो चलिए इस बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला है हमारा कि फजान्स रूल्स क्या है, इसे क्यों हम लोग यूज़ करते हैं। तो फजान्स रूल बेसिकली हमारा दो चीज़ों पे बेस्ड है, एक तो कटायन और एक एनायन। ठीक है, जो हमारी कटायन की है उसकी पोलराइजेशन टेंडेंसी को लेके बताता है, एंड एनाइन की पोलराइजेबिलिटी को बताता है। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा हमारा कैटायन की पोलराइजिंग पावर होगी उतना ज़्यादा हमारा कोवेलेंसी हो जाएगा, एंड एनाइन की जितनी ज़्यादा हमारी पोलराइजेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा हमारा कोवेलेंसी हो जाएगा। तो अगर आपको सही समझ में आ जाए तो मैं आपको डिटेल में और समझाती हूँ। तो मान लो ये हमारा एक कैटायन है और ये हमारा एक एनायन है, जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। राइट, अब इस कैटायन की जो टेंडेंसी है पोलराइज करने की किसी और को, तो वो बताता है फजान्स रूल। तो जितना छोटा ये कैटायन होगा, जितना ज़्यादा छोटा कैटायन होगा उतनी ज़्यादा इसकी टेंडेंसी होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। पोलराइजिंग टेंडेंसी क्या होती है, इसका मतलब ही यही होता है कि कितनी ज़्यादा टेंडेंसी है उसकी एबिलिटी कि वो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। तो ये इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, ये अपनी तरफ कितना ज़्यादा कितनी पावर से अपने को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये हो जाएगी इसकी पोलराइजिंग टेंडेंसी। ये आ गया हमारे कैटायन के बाद। ठीक है, कैटायन हमारा जितना ज़्यादा छोटा होगा, अब मेन डिस्कस करते हैं कैटायन के लिए कि जितना ज़्यादा छोटा होगा कैटायन, स्मॉलर द कैटायन, हायर द पोलराइजिंग टेंडेंसी, उतना ज़्यादा पोलराइज कर सकता है वो किसी इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कैटायन का जो साइज़ है वो स्मॉलर होना चाहिए। ठीक है, अगर अब इसमें तो एक ये प्राइमरी फैक्टर तो ये हो गया कैटायन का, बट अब सेकेंडरी फैक्टर इसमें ये है कि अगर उस एनायन के आउटर मोस्ट शेल में, अभी तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, अगर डी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कोवेलेंसी उसकी और बढ़ जाएगी। मतलब मान लो कि यहाँ पे समझ लो यहाँ पे कि डी इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। अब ठीक है, कोई भी एनायन है हमारा, वहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में है। फॉर एग्जांपल कॉपर के बाहर हमारे डी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अगर उस डी इलेक्ट्रॉन को अगर ये हमारा कैटायन उसको अट्रैक्ट कर रहा है, अगर डी इलेक्ट्रॉन्स अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसमें हमारी कोवेलेंसी और बढ़ जाएगी। इसमें तो हमारी कोवेलेंसी बढ़ेगी कि हमारा जो फजान्स रूल्स है वो रिलेटेड ही हमारी कोवेलेंसी से रिलेटेड ही है, कि फजान्स रूल्स हमारा बताता ही है कि कोवेलेंसी कैसे बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है। एक तो सबसे पहले हमारी बात आ जाती है कैटायंस की। ठीक है, अब कैटायन का हमारा हो गया। अब हम आते हैं अपने एनायन की तरफ। तो रिकैप कर देती हूँ मैं फिर से कैटायन की तरफ कि जो फजान्स रूल क्या बताता है कि हमें कोवेलेंसी बतानी है मेनली। ठीक है, कि किसी भी एटम की कोवेलेंसी कितनी होगी, तो सबसे पहले डिपेंड करेगा उसकी कैटायन पे और उसकी एनायन पे। कैटायन की जो पोलराइजिंग टेंडेंसी है कि कितना वो पोलराइज कर रहा है एनायन के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको, वो बताता है।
किस तरीके से वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर वो छोटा है तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उस इलेक्ट्रॉन को, और अगर वो बड़ा साइज़ में है तो वो कम अट्रैक्ट करेगा। तो हमें सबसे ज़्यादा फेवरेबल क्या चीज़ होनी चाहिए कि कैटायंस को छोटा होना चाहिए, ठीक है। और अगर प्लस पॉइंट हमारा ये है कि मतलब आग में घी डालने का काम कर रहा है हमारा यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स। अगर डी इलेक्ट्रॉन्स भी अगर हैं प्रेजेंट तो और कोवेलेंसी बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात? तो कोवेलेंसी और बढ़ जाएगी हमारी। तो मतलब ये एक प्लस पॉइंट हमारा हो गया, ठीक है। अब आती है बात एनायन की। अब मान लो ये हमारा एनायन, ये मान लो कैटायन है, ठीक है। मान लो ये सबसे छोटा कैटायन है सॉरी। अब फिर से मान लो ये हमारा एनायन है एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अपनी तरफ। अब जब ये अपनी तरफ इसको खींचेगा, जब अपनी तरफ इसको खींच रहा है तो तब देखो इसका जो शेप है इस एनायन का, ये एनायन है एंड ये कैटायन है। एनायन की जो पोलराइजेबल टेंडेंसी है, मतलब वो कितना जल्दी पोलराइज हो जा रहा है कैटायन की वजह से। कैटायन का काम क्या है, उसको पोलराइज करना, और एनायन का काम क्या है कि मतलब कितना जल्दी वो पोलराइज हो जा रहा है, कितना इजीली वो चला जा रहा है कैटायन की तरफ। तो ये चीज़ है पोलराइजेबल टेंडेंसी एनायन की। तो अब मान लो कि जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है बाहर हमारे, ये बहुत इजीली चले जा रहे हैं कैटायन की तरफ, तो ये दर्शाता है हमारा एनायन की पोलराइजेबल टेंडेंसी ऑफ एनायन। तो जितना कम इसकी पोलराइजेबल टेंडेंसी होगी, जितनी देर से वो पोलराइज होगा उतना अच्छा है। तो आपको, आई होप आपको इतना समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे जब पोलराइज हो जा रहे हैं तो मान लो पहला ये जो हमारा एनायन था उसका जो शेप है वो ये हो रखा है, और यहाँ पे कैटायन ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको यहाँ पे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। अब ये नॉर्मल कंडीशन में है। अब जब ज़्यादा तेज़ी से पोलराइज हो रहे हैं अगर, तो इसका शेप बदल जाएगा। तो अभी तक तो हमारा स्फेरिकल था, अब क्या शेप हो जाएगा इसका, अभी स्फेरिकल से ओवल की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब इसकी तरफ जा रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है, एक इधर इस तरीके से इस तरफ से फोर्स लग रहा है, जिसके कारण इसका जो शेप है ये हमारा ओवल बढ़ता जा रहा है। तो ये जो फदान्स रूल्स में जो हमारा कैटायन का रोल है ये भी दर्शाता है कि जो एनायन का हमारा शेप भी चेंज हो रहा है, ठीक है। और अगर हमारा इसीलिए ये है कि हमारा, इसीलिए इसमें यह है कि कैटायन की जो टेंडेंसी है वो छोटी होनी चाहिए और चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग है, और उतना ज़्यादा मतलब वो इफ़ेक्टिव रहेगा कि किसी भी एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए। और एनायन के लिए क्या होना चाहिए कि साइज़ हमारा बड़ा होना चाहिए एनायन का। जितना साइज़ बड़ा होगा उतने ज़्यादा मतलब हमारे लूज़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाहर इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे तो वो ईजीली चले जाएंगे और उसका शेप डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। होप आपको इतना समझ में आया एनायन और कैटायन के लिए। कैटायन के लिए मैंने आपको बता दिया, एनायन के लिए क्या है, हायर साइज़ होना चाहिए, ठीक है। और कैटायन के लिए हमारा हो गया है कि लोअर साइज़ होना चाहिए और हायर चार्ज होना चाहिए। तो एक चीज़ होती है हमारी साई, जिसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ये एक हमारी साई, इसको बोलते हैं हम लोग चार्ज डेंसिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कितना ज़्यादा चार्ज है उसके साइज़ के रिस्पेक्ट में, कितना ज़्यादा चार्ज है। तो जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी हमारी उतना ज़्यादा हम कोवेलेंसी की तरफ जाएंगे और फदान्स रूल फेवर करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारी आ गई कैटायन और एनायन की बात। मैंने आपको बता दिया कि डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी क्या होता है, एंड जो एनायन की पोलराइजल टेंडेंसी है तो वो चीज़ क्या होती है, ठीक, ये मैंने आपको बता दिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो फ्लोरीन है हमारा, यहाँ पे एक कैटायन है
ठीक है। और मान लो ये फ्लोरीन का हमारा एनायन है, यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर है, ठीक है। अब हमें पता है कि फ्लोरीन जो है वो साइज़ में स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन जो भी हमारा है उसमें सबसे ज़्यादा आयोडीन का होता है सबसे बड़ा साइज़। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्लोरीन का हमारा साइज़ तो स्मॉल है, साइज़ स्मॉल की वजह से ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा बाउंडेड हैं, मतलब इसमें ज़्यादा टेंडेंसी चाहिए कैटायन की, पोलराइजिंग टेंडेंसी ज़्यादा चाहिए ताकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाए। ज़्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाउंडेड है हमारे न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है। तो अब ये तो हमारी होगी फ्लोरीन की जिसका हमारा साइज़ है स्मॉल, ठीक है। अब दूसरे पे एग्जाम्पल पे आते हैं, आयोडीन का ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब आयोडीन में देखो, आयोडीन में बाहर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होते हैं क्योंकि साइज़ बड़ा है, ठीक है। ईजिली, अब यहाँ पे ये ईजिली चले जाने वाले हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा लूजली बाउंड भी हैं, न्यूक्लियस की तरफ इतना ज़्यादा इनका क्लोजर नहीं है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा इनका जो साइज़ बड़ा होने की वजह से इनका जो शेप है वो ऐसा हो जाने वाला है। तो पूरे का जो हमारा एक क्रक्स है वो यही है कि जितना ज़्यादा पोलराइजिंग टेंडेंसी होगी हमारे कैटायन की उतनी ही ज़्यादा ही, और जितना ज़्यादा पोलराइजिंग टेंडेंसी होगी हमारी कैटायन की और जितना इजीली जो एनायन है हमारा पोलराइज हो जाएगा। तो यही सब कुछ है हमारा जो एक क्रक्स है, मतलब हमें ये फजांस रूल्स के जो है वो यही सब हमें मिलता है, ठीक है। तो आपको मैं एक एग्जांपल्स बताती हूँ कि ये जो पूरा जो हमारा पोलराइजिंग टेंडेंसी जो मैंने आपको जितना भी बताया है वो मेनली हमें डिटरमाइन करता है कोवैलेंसी को। जितना ज़्यादा पोलराइजिंग टेंडेंसी होगी कैटायन की एंड जितना ज़्यादा पोलराइजेबल होगा हमारा एनायन उतना ज़्यादा हमारा कोवैलेंसी की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बहुत बड़े बड़े आपको पता है कि एनायन, जैसे एग्जांपल आयोडीन मैंने बताया आपको, ब्रोमीन भी बड़े में आता है, ठीक है। सल्फेट का हमारा आयन, कार्बोनेट का आयन, और ये सब जो हमारे आयन्स हैं ये बहुत ही बड़े बड़े हैं, तो मतलब इनका जो पोलराइजेशन टेंडेंसी है वो ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू फजांस रूल के ही अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा पोलराइजेशन टेंडेंसी होगी उतनी ज़्यादा कोवैलेंसी हो जाएगी। तो इसका मतलब यही चीज़ है कि पोलराइजिंग पावर, कैटायन की पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारी कोवैलेंसी हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि जैसे कि NaCl हमें पता है कि आयनिक है, ठीक है। और एक तरफ रखते हैं हम CuCl को, एक तरफ रखते हैं हम NaCl को और एक तरफ रखते हैं हम CuCl को। हमें पता है कि NaCl तो हमारा तो छोटा सा है, NaCl का साइज़ हमारा छोटा होता है, ठीक है। अब CuCl में देखो कॉपर के साइज़ हमारा होता है बड़ा एंड इसमें हमारे डी इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये हमारा आयनिक कैरेक्टर में पता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि ये आयनिक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे 3D इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब यहाँ पे हमारी कोवैलेंसी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। अगर पूछेंगे कोवैलेंसी ज़्यादा किस में, तो ऑफकोर्स ये बात है हमारा इसमें, क्योंकि इसमें आयनिक कैरेक्टर है, कोवैलेंसी कम होने वाली है। एंड इसमें कोवैलेंसी ज़्यादा होने वाली है क्योंकि इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। डी इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस के कारण ही हमारा जो एनायन है, ये जो कैटायन है हमारा एंड ये जो एनायन है हमारा, इनकी पोलराइजेबल टेंडेंसी और पोलराइजेशन टेंडेंसी ये ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए हमारा जो कोवैलेंसी है वो ज़्यादा हो जाती है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया। वैसे एग्जांपल ले लो आप पोटेशियम आयोडाइड में एंड KCl में। नेक्स्ट एग्जांपल पोटेशियम आयोडाइड एंड KCl में। अब इसमें भी आयोडीन का साइज़ देखो, एनायन का साइज़ आपका बिग है, अगर बिग है तो मतलब इसकी जो पोलराइजेबल टेंडेंसी है वो ज़्यादा है, आसानी से पोलराइज हो जाएगा कैटायन से, ठीक है। जो हमारा कैटायन यहाँ पे पोटेशियम है, क्लोरीन का एज़ कम्पेयर टू आयोडीन ये कम है, ठीक है। तो मतलब ये ज़्यादा है, तो मतलब इसमें जो कोवैलेंसी है इसमें ज़्यादा हो जाएगी, ईजिली पोलराइजेबल हो जाएगी। तो आई होप आपको इतना समझ में आया है, ठीक है। फिर चलो एक और एग्जाम्पल आपको लेते हैं। मान लो NaCl है यहाँ पे एंड AlCl3 है एंड चलो नेक्स्ट ले लेते हैं FeCl3। ये 3 हमारे एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पे आप लेके चलो कि चलो साइज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए, साइज़ देखो इसका तो बिग है, ठीक है, इन दोनों का स्मॉल है, इन दोनों का स्मॉल है, इन दोनों में चलो कॉमन है। तो अभी तक तो कोई डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर नहीं दिख रहा है। हमें इन तीनों का बताना है कि सोडियम, एल्यूमिनियम और जो हमारा Fe3+ है यहाँ पे
Al3+ है एंड Na+ है। तो हमें इन कैटायंस का बताना है कि पोलराइजिंग टेंडेंसी, पोलराइजिंग पावर जो है किसकी ज़्यादा होगी। हमें एक सीरीज़ सेट करनी है। तो सबसे पहले हमने देखा कि एक पॉइंट, चलो देख लिया हमने सोडियम का, इसका चलो जो एटम है वो बड़ा होता है, एल्यूमिनियम का स्मॉल होता है और Fe का भी स्मॉल होता है। एक तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हमें मिला नहीं। अब नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर देखते हैं हम लोग चार्ज में। इसमें देखो +1 चार्ज है, इसमें +3 चार्ज है, इसमें भी +3 चार्ज है, इसमें भी देखो 2 चीज़ कॉमन आ गई, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग डी इलेक्ट्रॉन्स पे। हमें पता है कि डी इलेक्ट्रॉन भी तो एक मेन आग में घी डालने वाला काम करता है। इसमें तो कोई डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, हमारे एल्यूमिनियम में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन Fe3+ में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे Fe में। तो इसका मतलब कि हमारे डी इलेक्ट्रॉन्स देखो प्लस पॉइंट हमारा हो गया। तो यहाँ पे जो पोलराइजिंग टेंडेंसी है, हमारी पोलराइजिंग पावर है जो कैटायंस की, वो सबसे ज़्यादा डी इलेक्ट्रॉन्स जिसमें है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा हमारा Fe+3 में हो जाएगा। फिर देखो चार्ज की बात आती है। चार्ज हमें पता है ना, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमने निकाला था यहाँ पे साई, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा कोवेलेंसी होगी। कोवेलेंसी का मतलब ही है हमारे कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। तो यहाँ पे चार्ज अपॉन साइज, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना और जितना कम साइज होगा। तो चार्ज देखो हमारा ज़्यादा है यहाँ पे, चार्ज एल्यूमिनियम का ज़्यादा है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू NaCl। तो इसीलिए अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा एल्यूमिनियम +3 एंड सबसे लास्ट में आ जाएगा सोडियम +1। तो ये हमारा आ जाएगा पोलराइजिंग पावर। ठीक है, अब ये हमारा बता दिया। तो अब इसी वजह से अगर देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है हमारा इधर से उधर, तो ये हमारी कोवेलेंसी बता रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो ऑफकोर्स ये बात है, एक अगर ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का तो एक वो कलर भी प्रोवाइड करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं किस चीज़ की तरफ बात कर रही हूँ। कि अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे मान लो कि कोवेलेंसी बढ़ रही है क्योंकि पोलराइजिंग पावर बढ़ रहा है एनायन का, ठीक है, वो इजीली हमारा पोलराइज हो जा रहा है हमारा कैटायन से, क्योंकि उसका पोलराइजेशन टेंडेंसी ज़्यादा है कैटायन की, ठीक है, ईजिली ट्रांसफ़र हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन ईजिली हमारे ट्रांजिशन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एनायन से कैटायन की तरफ जा रहे हैं, सॉरी, तो उसकी कोवेलेंसी बढ़ रही है। अब कोवेलेंसी का मतलब ही होता है कि चार्ज ट्रांसफ़र, तो इसका मतलब है कि हमारा जो कलर है वो और डीप होता जाएगा। हमें पता है कि जो डी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है वो भी कलर दर्शाता है, और मेन अगर इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांजिशन हो रहा है तो वो भी हमें कलर बताएगा। तो अगर हमें अगर बताना है कि कलर, अगर कोई रीज़न पूछ ले कि अच्छा कलर क्यों है, इसलिए कलर है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, कोवेलेंसी आ रही है। अब ये भी पॉइंट लिख सकते हो कि अच्छा पोलराइजेशन टेंडेंसी हमारी कैटायन की ज़्यादा है, एनायन की पोलराइजेबल टेंडेंसी भी हमारी ज़्यादा है, इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है वो ज़्यादा हो रहा है एंड इसीलिए वो कलर दे रहा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल मान लो जैसे कि एक है AgF, अगला AgCl, नेक्स्ट AgBr एंड दिस Ag आयोडीन। हमें पता है कि फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है एंड देन सबसे बड़ा साइज़ हमारा आयोडीन का होता है। तो यहाँ से हमारा साइज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है, साइज़ बढ़ता जा रहा है, मतलब हमारी जो पोलराइजेबल टेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है, वो आसानी से हमारा हो रहा है, साइज़ बढ़ रहा है, कोवेलेंसी भी बढ़ रही है, पोलराइजेबल टेंडेंसी बढ़ रही है, मतलब कोवेलेंसी भी बढ़ रही है। यहाँ पे हमारी कोवेलेंसी बढ़ रही है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो AgI है वो डोमिनेंटली कोवेलेंट है, हमारा सबसे ज़्यादा कोवेलेंट यही है। एंड जो AgF है हमारा, कोवेलेंसी बढ़ रही है, मतलब उतनी आसानी से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे जो इसमें ये जो AgI में, इसमें यहाँ पे हमारा कलर हो जाएगा, डीप कलर देगा। और जो AgF में है, जहाँ पे जो फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाउंडेड है न्यूक्लियस की तरफ, इतना ज़्यादा फ्री नहीं है, इतने ज़्यादा पोलराइजेबल नहीं है वो, तो यहाँ पे हमारा कलरलेस हो जाएगा, इसीलिए AgF कलरलेस होता है। अगर क्वेश्चन बन गया कि AgF हमारा कलरलेस क्यों होता है और AgI हमारा डीप कलर में क्यों होता है, तो आप बता सकते हो कोवेलेंसी बढ़ रही है हमारी, पोलराइजेबल टेंडेंसी हमारी फ्लोरीन की कितनी है एंड आयोडीन की कितनी है, और हमारे इलेक्ट्रॉन ईजिली ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी होती हैं कलर को बताने के लिए। तो अब मैं सोच रही हूँ आपको इसी वीडियो में कंटिन्यू करा देती हूँ कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। देखो आयनिक बॉन्ड मैंने आपको बता दिया,
ठीक है, कि आयनिक बॉन्ड हमारे क्या होते हैं। तो अगर आपको आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड कुछ भी इश्यू है तो आप मेरे उसमें वीडियो जाके देख सकते हो। तो कोवलेंट बॉन्ड देखो क्या होते हैं कि एक बॉन्ड का मतलब ही क्या होता है कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी दो एटम्स के बीच में। ठीक है, अगर कोई दो एटम्स हैं अगर, तो उनके बीच में कुछ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग कोवलेंट बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फोर्सेस हो रहे हैं। इसका मतलब कि वहाँ पे जो एक का फोर्स दूसरी तरफ जा रहा है एंड दूसरे का फोर्स पहली तरफ जा रहा है, तो इन दोनों की वजह से जो एक फोर्स इस्टेब्लिश हो रहा है, एक हमारा एक बॉन्ड बन रहा है वहाँ पे, तो उसको बोलते हैं हम लोग कोवलेंट बॉन्ड, जो कि हमारे एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। ठीक है, अब इस बॉन्ड जब शेयर कर रहे हैं तो आपने सुना होगा ऑक्टेट एंड डुप्लेट को। ठीक है, इस तरीके से वो शेयर करते हैं कि ताकि उनका ऑक्टेट हमारा कंप्लीट हो जाए। आपने सुना होगा 11th क्लास के लेक्चर में कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक तरीके का होता है। कोवलेंट बॉन्ड में ही एक टॉपिक आता है हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो हमारा बताता है कि हमारे से कि क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। क्लोरीन क्लोरीन ये देखो साथ साथ होते हैं हमारे। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने अपने आपस में शेयर कर लिया। यहाँ पे इन्होंने आपस में, जैसे कि ये देखो मान लो कि ये क्लोरीन एक इसका है और एक इन्होंने ऐसे कर लिया शेयर, तो यहाँ पे इसने भी इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया एंड इन्होंने भी इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो यहाँ पे क्लोरीन, दोनों क्लोरीन का हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और एक शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पेयर से, मतलब तो इसमें सिंगल लाइन आ जाएगी कि एक ही इलेक्ट्रॉन चलो शेयर हुआ है। ठीक है, अगर मान लो ऑक्सीजन में दो चीज़ें शेयर होती हैं तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा, मतलब दो बॉन्ड बन जाएंगे। अगर तीन इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हो रहे हैं मान लो नाइट्रोजन में, तो उसमें तीन हो जाएंगे। अब मैं इसके स्ट्रक्चर्स बता रही हूँ, आई होप को स्ट्रक्चर आपको पता हूँ ऑलरेडी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब कि हमारे कितने नंबर ऑफ पेयर्स शेयर हो रहे हैं उस हिसाब से हमारे यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं। ऑक्सीजन में दो इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हो रहे हैं, दो, नाइट्रोजन में तीन हो रहे हैं, तो यहाँ पे तीन बन जाएंगे। अब इस जो ऑक्टेट रूल का हमें पता है कि, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हमें पता है कि कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, ये हर किसी उस पर वैलिड नहीं होता है। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं कि यहाँ ये किस किस में इसकी मतलब खामियां क्या क्या हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमने पढ़ लिया कि हाँ चलो ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर देते हैं और दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं, बट इसकी लिमिटेशंस भी हैं कि ये सब एक प्रिमिटिव वे ही बन के रह गया है। किसी भी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना है अगर हमें, तो एक ये सिर्फ प्रिमिटिव वे है। मतलब हाँ चलो प्राइम, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर अब मैंने बता दिया, बस अगर डीपली आपको घुसना है तो आप इसको एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे इसके बारे में। ठीक, पहला तो हमारा ये हो गया कि एक प्रिमिटिव वे हो गया एक खाली। किसी भी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का। अब सेकंड देखो, सेकंड ये एक मैकेनिज्म नहीं बता पाया कि बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अगर देखो, अगर दो ऑक्सीजन के बॉन्ड बन रहे हैं अगर, तो अगर ये मान लो ये चलो एक, पहले तो ये एक बॉन्ड बन रहा है, चलो ठीक, कैसे फॉर्मेशन हो रहा है इस बॉन्ड का कुछ नहीं बताया, बस इलेक्ट्रॉन का शेयर हो गया है, बस इतना ही बताया है। बॉन्ड कैसे बन गया इन्होंने ये नहीं बताया। ठीक है, दूसरी बात इसमें ये आती है कि चलो ठीक है दो बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक, अब इन दो बॉन्डों में, दो बॉन्ड ज़रूरी है कि दोनों बॉन्ड एक ही जैसे हों, इनका कुछ कैरेक्टर्स अलग अलग भी हो सकता है। जैसे हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ अलग होती है, डबल बॉन्ड की लेंथ अलग होती है, बॉन्ड लेंथ दोनों की अलग अलग होती है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग हो सकते हैं। तो उन्होंने ये नहीं बताया है इसमें। तो उन्होंने मतलब जो ये बॉन्ड है, सेकेंड तो ये समझ लो, लिख सकते हो कि इन्होंने मैकेनिज़्म नहीं बताया है। मैकेनिज़्म ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इन्होंने नहीं बताया है, और ये जो बॉन्ड जो है वो किस तरीके से, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी नहीं बताया इन्होंने। ठीक है, और थर्ड लिमिटेशन ये है कि ये हर किसी पे वैलिड भी नहीं है। ठीक है, ऑक्टेट बहुत ही जगह ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बट फिर भी वो जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिट कर रहा है। जैसे HCl मान लो, HCl में देखो, जैसे मान लो Cl में हम जानते हैं कि चलो 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए
एंड चलो एक यहाँ पे हाइड्रोजन का हो गया, ठीक है। यहाँ पे चलो इसका Cl का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का क्या, हाइड्रोजन का तो कुछ नहीं हुआ, हाइड्रोजन को सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन मिले, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये कैसे वैलिड हो गया। एंड सेकेंड एग्जाम्पल मान लो BeCl2 पर, जहाँ पे बेरिलियम का भी अगला एग्जाम्पल ले लो, चलो BeCl2 का। BeCl2 में भी देख लो, BeCl2 में भी बेरिलियम का कहाँ पे हुआ है, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन बन के रह गया, हाइड्रोजन में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बन के रह गया, यहाँ पे कहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, लेकिन फिर भी BeCl2 हम जानते हैं कि एग्जिस्ट करता है। तो यही एक चीज़ बन के रह गई है कि मतलब यहाँ पे ये फेलियर है कि स्टेबल तो हो ही जा रहा है ना, मतलब ये स्टेबल तो बन ही रहा है, अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चाहे ना हो, फिर भी स्टेबल तो मॉलिक्यूल हो ही जा रहा है। तो एक ज़रूरी नहीं है कि अगर ऑक्टेट आपका कंप्लीट है तो वो एक स्टेबिलिटी की तरफ आपको लेके जाएगा। तो इससे मतलब यही हमें मिलता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो स्टेबिलिटी है आपकी। जैसे हमारा मान लो कहीं कहीं तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद भी आपका जो एटम है वो अपने आप को एक्सटेंड करता है। जैसे मान लो हमारा PF5 है, अब फॉस्फोरस में वहाँ पे हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे मान लो PF5 है, जैसे फॉस्फोरस हमारा मान लो ये, होना तो चाहिए कि ऑक्टेट चलो कंप्लीट हो रहा है, पर यहाँ पे जो फॉस्फोरस है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो अपने आप का ये ऑक्टेट एक्सटेंड क्यों कर रहा है, ऑक्टेट का एक्सपांशन क्यों कर रहा है। अगर सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीशन ही स्टेबिलिटी बताता है तो सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स करके ये स्टेबल क्यों नहीं हो गया, इसने अपने आप को एक्सटेंड क्यों किया 10 इलेक्ट्रॉन तक। तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी खामियां हैं, इसी वजह से थोड़ा सा इसमें लिमिटेशंस रह गए, लूपहोल्स हैं इसमें, ठीक है। तो अब जैसे कुछ मेटल्स, जैसे ट्रांजिशंस मेटल्स होते हैं हमारे, कुछ ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जिनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, कुछ ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो कभी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते। ट्रांजिशन मेटल कभी भी ऑक्टेट रूल वाला फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन तब भी स्टेबल है, तब भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये सब हमें बताता है कि ये एक बस एक गाइडलाइन बन के रह गया है, कोवेलेंसी को पढ़ने की वजह से सिर्फ एक प्रिमिटिव वे बन के रह गया है। जो हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर है और जो ऑक्टेट है, ये सिर्फ एक प्रिमिटिव वे बन के रह गया है, एक बस एक गाइडलाइन बन के रह गया है। मेनली जो अब आपको मैं पढ़ाऊँगी वो 2 कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम बता सकते हैं। उसकी कोवेलेंट जो थ्योरी है, हमारे जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोवैलेंसी का मॉडर्न कॉन्सेप्ट, उसके लिए मैं आपको पढ़ाऊँगी VBT थ्योरी जो हमारी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम वो पढ़ेंगे कि VBT थ्योरी क्या है एंड MOT क्या है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी की तरफ। अभी देखो यहाँ पे कोवेलेंसी के लिए तो ये फेल हो गया है हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसको बस खाली ये गाइडलाइन की तरह लेते हैं, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। जो मैंने आपको फजान्स रूल पढ़ाया है, अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि फजान्स रूल में आपको मेनली यही इंपॉर्टेंट है, कैटायन की जो पोलराइजिंग टेंडेंसी है, एनायन की पोलराइजेबल टेंडेंसी, कितनी आसानी से वो पोलराइज हो जा रहा है, ठीक है। और ये जो हमारा चेंज स्फेरिकल से ओवल शेप चेंज कर ले रहा है हमारा एनायन, एंड इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो बताएगी हमारी कोवेलेंसी कितनी है। तो ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बढ़ते हैं अपने VBT की तरफ। तो टिल देन ओके बाय।